नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद आरवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अब से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज शुरू किया है, जिसमें हम परीक्षा की दृष्टि से विगत सप्ताह में घटित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ ही हम बताते चलें कि अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पेजों को पढ़ते होंगे तो आप उसी पर आधारित सभी प्रश्नों का सही जवाब जरूर दे पाएंगे। अतः कमेंट में अवश्य बताएं कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। हाँ, साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए हम अपने वीडियो पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या पहला कहता है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो चलिए बताइए, किस दिन को मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, विविधता में एकता के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त रूप से महासभा द्वारा पेश किया गया था और औपचारिक रूप से 22 दिसंबर 2005 को स्थापित किया गया था। वर्ष 2022 की थीम प्रमोट सॉलिडेरिटी अमंग ऑल एंड अनकवरेज पीपल टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग हंगर ऑन अ ग्लोबल स्केल है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में संचार उपग्रह के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश बनने जा रहा है? तो चलिए बताइए, उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बनने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात भारत। भारत उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश बनने जा रहा है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, भारत उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा। भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात TRAI विभिन्न मंत्रालयों से उपग्रह संचार के लिए आवश्यक अनुमति लेने के लिए अनुशंसा करेगा। TRAI को नीलामी के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम और उपग्रह आधारित संचार से जुड़े पहलुओं के लिए दूरसंचार विभाग से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत पहला देश बनने जा रहा है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक के लेखक हैं? तो चलिए बताइए, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 मिशेल ओबामा। अर्थात बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक के लेखक हैं। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, मिशेल ओबामा द्वारा लिखित द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक का क्राउन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पाठकों को अपने स्वयं के जीवन की जांच करने, खुशी के अपने स्रोतों की पहचान करने और अशांत दुनिया में समर्थक रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। पुस्तक में वह डर, लाचारी और आत्मसंदेह की अपनी भावनाओं को दूर करने के लिए अपनी आदतों और अभ्यासों को साझा करती है। इस प्रकार द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा हैं। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, दिसंबर 2022 में भारतीय रेलवे ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा किया है? तो चलिए बताइए, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा किया गया है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल को भारतीय रेलवे ने 15 दिसंबर 2022 को पूरा किया। ट्रैक 12.89 किलोमीटर लंबा है, जो जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर बना है। यह सबसे लंबी सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजनाओं का हिस्सा है।
आपातकालीन स्थिति में बचाव कार्य को सुगम बनाने के लिए एस्केप टनल T13 का निर्माण किया गया है। इस प्रकार सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया गया है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक अर्थात GFSI रिपोर्ट दिसंबर 2022 में ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी की गई थी। रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? तो चलिए बताइए, GFSI रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 68वीं। अर्थात वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का रैंक 68वां है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट दिसंबर 2022 में ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट तीसरे वर्ष के लिए वैश्विक खाद्य परितंत्र में गिरावट को दर्शाती है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। फिनलैंड इस सूची में सबसे ऊपर है। भारत 68वें स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका ट्यूनेशिया को पीछे छोड़ते हुए अफ्रीका का सबसे अधिक खाद्य सुरक्षा वाला देश बन गया है। इस प्रकार वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 68वां है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन पुरस्कार जीता है? तो चलिए बताइए, निम्न में से किसने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात स्मार्ट सिटीज मिशन ने। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन का पुरस्कार जीता है। उन्हें उनकी पहल डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डेटा के लिए सम्मानित किया गया है। डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट श्रेणी के तहत यह पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस प्रकार स्मार्ट सिटीज मिशन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन का पुरस्कार मिला है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है किस शहर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद अर्थात NAAC ग्रेडिंग में 3.85 अंकों के साथ ग्रेड मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात अमृतसर। अमृतसर शहर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ग्रेडिंग में 3.85 अंकों के साथ ए ग्रेड मिला है। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC की ग्रेडिंग में 3.85 अंकों के साथ ए ग्रेड मिला है। यह इस स्कोर को प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज 3.89 अंकों के उच्च ग्रेड वाला देश का एकमात्र अन्य शैक्षणिक संस्थान है। इस प्रकार अमृतसर में स्थित गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा ए ग्रेड मिला है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है करीम बेंजेमा 20 दिसंबर 2022 को अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात फुटबॉल। अर्थात करीम बेंजेमा जो एक महान फुटबॉलर हैं, उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा हाल ही में की है। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने 20 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। बेंजेमा ने फ्रांस की टीम में अपना कैरियर 97 मैचों में 37 गोल के साथ समाप्त किया। उन्होंने मार्च 2007 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फ्रांस के लिए प्रथम मैच खेला, जहां उन्होंने स्थापन्न के रूप में खेलते हुए गोल किया। उन्हें यूरो 2020 के लिए फ्रांस की टीम में शामिल किया गया था और वह 4 गोल के साथ तीसरे सबसे बड़े स्कोरर बने। इस प्रकार फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। आइए आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना नौकायान पोत केप टूरियो रेस 2023 में 50वें संस्करण में भाग लेगा?
तो चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा पोत केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भारत की ओर से भाग लेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, INSV तारिणी। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, INSV तारिणी केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेगा। इसे 2 जनवरी 2023 को केप टाउन से हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसका समापन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में होगा। केप टाउन रियो डी जेनेरियो सबसे प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक महासागर रेस में से एक है। INSV तारिणी को 2017 में नाविक सागर परिक्रमा नामक एक पूर्ण महिला अधिकारी दल के साथ दुनिया भर में भारत की ओर से भ्रमण करने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार INSV तारिणी केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेगा। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, कौन सा देश फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी करेगा? तो चलिए बताइए, विश्व व्यापार संगठन की 13वीं संस्करण का बैठक कौन सा देश करने वाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी करेगा। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून 2022 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और इसकी बैठक आमतौर पर हर 2 साल में होती है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक डॉक्टर गोजी ओकोंजो इवेला हैं। इस प्रकार फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक UAE में होने वाला है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, 19 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे तीसरे मैच के दौरान डेब्यू मैच में 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो चलिए बताइए, डेब्यू मैच में 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 रेहान अहमद। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, इंग्लैंड के लेग स्पिनर रेहान अहमद 19 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे तीसरे मैच के दौरान डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान और इंग्लैंड मैच के दौरान 18 साल और 126 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर 48 रनों के स्कोर पर 6 ओवरों में 3 विकेट लिया। संसद ने कौन सा विधेयक पारित कर खुले समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, संसद ने 21 दिसंबर 2022 को राज्यसभा की मंजूरी के साथ मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल 2022 पारित किया है। यह विधेयक भारतीय अधिकारियों को खुले समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। विधेयक समुद्री डकैती को एक निजी जहाज या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए किसी जहाज, विमान, व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, हिरासत या विनाश के किसी भी अवैध कार्य के रूप में परिभाषित करता है। इस प्रकार संसद ने समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 2022 पारित किया है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है? तो चलिए बताइए, कौन सा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थात भारतीय ऊर्जा विनिमय। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, भारतीय ऊर्जा विनिमय अर्थात IEX दिसंबर 2022 में देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। IEX ने स्वच्छ परियोजना से CER अर्थात प्रमाणित उत्सर्जन में कमी को स्वेच्छा से रद्द कर दिया। UNEP 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को
1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस CHG उत्सर्जन को 2030 तक 45% कम करना होगा। 2021 में कुछ वैश्विक CHG उत्सर्जन लगभग 53 GTCO2 अनुमति किया गया था। इस प्रकार भारतीय ऊर्जा विनिमय देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है 21 दिसंबर 2022 को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में किसे नामित किया है? तो चलिए बताइए, उपराष्ट्रपति ने उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में किसे नामित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात PT उषा। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने महान पूर्व एथलीट और सांसद PT उषा को 21 दिसंबर 2022 को उच्च सदन में उपाध्यक्षों की पैनल में नामित किया है। साथ ही YSRCP के सदस्य विजय साई रेड्डी को भी उम्मीदवार बनाया गया है। उन्हें दिसंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। PT उषा ने 4 एशियाई स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीते हैं। इस प्रकार PT उषा को उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल के लिए नामित किया गया है। अब आइए आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है दिसंबर 2022 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो चलिए बताइए, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अंतिम पंघाल। आइए अब आगे इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को दिसंबर 2022 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। जापान की नोनोका ओजाकी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अमित एलोर, स्वीडन की एम्मा माल्मग्रेन और रोमानिया की एंड्रिया एना 5 महिलाएं नामित व्यक्तियों की सूची में शामिल अन्य उम्मीदवार हैं। अंतिम पंघाल अगस्त 2022 में विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस प्रकार अंतिम पंघाल को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आइए अब आगे के प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दिसंबर 2022 में ब्रिटिश पत्रिका अंपायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? तो चलिए बताइए, ब्रिटिश पत्रिका अंपायर द्वारा 50 महानतम अभिनेताओं में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात शाहरुख खान। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है शाहरुख खान एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं जिन्हें दिसंबर 2022 में ब्रिटिश पत्रिका अंपायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। फिल्म जब तक है जान में उनके डायलॉग जिंदगी तो हर रोज जान लेती है, बम तो सिर्फ एक बार लेगी, अर्थात रोजमर्रा की जिंदगी हमें थोड़ा थोड़ा मारती है, एक बम आपको केवल एक बार मारेगा, को उनके करियर की सबसे आइकॉनिक लाइन के रूप में रेखांकित किया गया है। इस प्रकार ब्रिटिश पत्रिका अंपायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में एकमात्र अभिनेता शाहरुख खान शामिल हैं। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है दिसंबर 2022 में 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चलिए बताइए, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात दिनेश कुमार शुक्ला। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को 20 दिसंबर 2022 को 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने BARC ट्रेनिंग स्कूल के 25वें बैच की पूरा करने के बाद वर्ष 1981 में परमाणु ऊर्जा विभाग में प्रवेश लिया। AERB की स्थापना 15 नवंबर 1983 को की गई थी। AERB का मुख्यालय मुंबई में है। इस प्रकार दिनेश कुमार शुक्ला परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर
बताइए कौन सा होगा। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थात 23 दिसंबर को। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है भारत में किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कृषि सुरक्षा बिलों के अधिनियम और प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2022 की थीम इग्नाइटिंग यंग माइंड्स बाय इनोवेटिव फार्मर्स है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने 23 दिसंबर 2022 को सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रणाली पुरस्कार जीता? तो चलिए बताइए निम्न में से किसने डेटा सुरक्षा परिषद का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रणाली पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा UIDAI ने। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात UIDAI ने 23 दिसंबर 2022 को सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रणाली पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार गुरुग्राम में वार्षिक सूचना सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान UIDAI को DSCL के डिजिटल पहचान आधारित कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने वाले नेशनल क्रिटिकल आधार के बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया था। इस प्रकार डेटा सुरक्षा परिषद का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्य प्रणाली पुरस्कार UIDAI ने जीता है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर 2022 को भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा कहाँ लॉन्च किया? तो चलिए बताइए पहला ग्रीन ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात नई दिल्ली में। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया। यह अपनी तरह का पहला स्टील है जिसे पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके निर्मित किया जाएगा। यह पर्यावरण में शून्य कार्बन पदचिह्न छोड़ेगा। इस्पात उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को दिल्ली में लॉन्च किया गया। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सा देश दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपये अर्थात INR का उपयोग करने के लिए सहमत हो गया है? तो चलिए बताइए कौन सा विदेशी देश व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए सहमत हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात श्रीलंका। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है श्रीलंका ने दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपया INR का उपयोग करने के पर सहमति व्यक्त की है। इसकी शुरुआत उन देशों को भारतीय रुपया व्यापार निपटान तंत्र के दायरे में लाना के लिए की गई है जहां डॉलर की कमी है। श्रीलंका के अलावा रूस, क्यूबा, लग्जमबर्ग, सूडान भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये के इस्तेमाल पर सहमत है। इस प्रकार विदेशी व्यापार के लिए हाल ही में श्रीलंका ने भारतीय रुपये के उपयोग पर सहमति व्यक्त की है। आइए अब आगे के प्रश्नों बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है? तो चलिए बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थात फेयर डिजिटल फेरेंस। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को इसी दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की थी। 2022 की थीम फेयर डिजिटल फाइनेंस है। यह उपभोक्ता का अधिकारों को उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूकता भी प्रदान करती है, जबकि विश्व उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस प्रकार हाल में 24 दिसंबर को मनाए गए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम फेयर डिजिटल फाइनेंस है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है दिसंबर 2022 में ऑस्कर 2023 पुरस्कारों के लिए विभिन्न श्रेणियों में कितने भारतीय फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात 4 फिल्मों को। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है दिसंबर 2022 में ऑस्कर 2023 पुरस्कारों के लिए विभिन्न श्रेणियों में 4 भारतीय फिल्मों को चुना गया है। शॉर्टलिस्ट की गई प्रविष्ट में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में
RRR का नाटू नाटू डांस सॉन्ग है। वहीं इंटरनेशनल फीचर फिल्म में अंग्रेजी में छेलो शो या द लास्ट शो है। अगर डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की बात की जाए तो इस श्रेणी में ऑल दैट ब्रीथ्स और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में की श्रेणी में द एलिफेंट विस्पर्स शामिल है। इस प्रकार ऑस्कर 2023 के लिए 4 भारतीय फिल्मों को नामित किया गया है। आइए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसे प्रथम श्रेणी रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चलिए बताइए, ग्रामीण विकास में योगदान देने के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात सेथरिकम संगतम को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कथा है, पूर्वी नागालैंड में 1200 सीमांत किसानों की आय को तिगुना करने में मदद करने वाले सेथरिकम संगतम को ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगतम जो 40 वर्ष के हैं को 10 लाख रुपये नगद, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान की गई है। यह पुरस्कार योजना आयोग के साथ काम करने वाले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रोहिणी नैयर की स्मृति में स्थापित किया गया है। इस प्रकार सेथरिकम संगतम को ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदानों के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए अब आगे के पिछले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, 2022 में सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चलिए बताइए, 2022 में टैगोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात एस.के. रॉय को साहित्य सामाजिक उपलब्धियों के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कथा है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार संयुक्त रूप से सुदीप सेन ने अपनी शैली एंथ्रोपोसीन क्लाइमेट चेंज, वहीं कैंटिगियन सत्वाना और शोभना कुमार को उनके हाइबुन संग्रह एक स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट के लिए जीता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के निर्माता एस.के. रॉय को सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे साहित्यिक और सामाजिक उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए 2018 से शुरू किया गया है। इस प्रकार सामाजिक उपलब्धि के क्षेत्र में निर्माता एस.के. रॉय को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए आगे के प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, दिसंबर 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल की किस भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदा जाने वाला अब तक का सबसे महंगा क्रिकेटर कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर बताइए। कह रहा है, आईपीएल में अब तक का सबसे महंगा क्रिकेटर कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थात सैम कुर्रन। सैम कुर्रन आईपीएल में सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कथा है, क्रिकेटर सैम कुर्रन 23 दिसंबर 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग की किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदे जाने वाले अब तक के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं। उन्हें आईपीएल नीलामी के दौरान पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। सीजन 2023 के लिए आईपीएल की नीलामी केरल में हो रही है। उन्होंने क्रिकेटर ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्हें पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपये में खरीदा था। इस प्रकार आईपीएल में खरीदे जाने वाले सैम कुर्रन अब तक के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, वियतनाम में हनोई में 20 दिसंबर 2022 को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज किसे मिला? तो चलिए बताइए, विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज वियतनाम में किन्हें दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात प्रोफेसर थल्लिपिल प्रदीप को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज मिला। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कथा है, भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थल्लिपिल प्रदीप ने वियतनाम के हनोई में 20 दिसंबर 2022 को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज प्राप्त किया। उन्हें भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली निस्पंदन प्रणाली के नवाचार के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें 2020 में निक्केई एशिया पुरस्कार, 2018 में विश्व विज्ञान अकादमी पुरस्कार, 2008 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिल चुका है। इस प्रकार प्रोफेसर थल्लिपिल प्रदीप को वियतनाम में विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज
दिया गया। आइए अब आगे के प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 19 दिसंबर 2022 को किस देश ने फीफा विश्व कप जीता? तो चलिए बताइए 2022 में किस देश ने फीफा विश्व कप जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात अर्जेंटीना ने 2022 में फीफा विश्व कप जीता। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है अर्जेंटीना ने 19 दिसंबर 2022 को 36 साल बाद अपना तीसरा विश्व कप जीतने के लिए पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराया। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार 2014 में भी मिला था। 8 गोल के साथ किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया। वहीं एंजो फर्नांडीज को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया। इस प्रकार 2022 फीफा विश्व कप अर्जेंटीना ने जीता। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो चलिए बताइए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है प्रवासियों और शरणार्थियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर एक प्रस्ताव को अपनाया। 2022 की थीम इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर है। इस प्रकार 18 दिसंबर को प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और इस बार इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर इसका थीम था। आइए अब आगे के प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय मूल के लियो वराडकर 17 दिसंबर 2022 को दूसरी बार निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 आयरलैंड में दूसरी बार भारत मूल के लियो वराडकर प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए हैं। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है भारतीय मूल के लियो वराडकर 17 दिसंबर 2022 को दूसरी बार आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। माइकल मार्टिन उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बन गए हैं। आयरिश संसद के निचले सदन में एक विशेष सत्र में डेल ने प्रधानमंत्री के रूप में लियो वराडकर के नामांकन को मंजूरी देने के लिए मतदान किया। संसद के निचले सदन को डेल कहा जाता है। इस प्रकार लियो वराडकर भारतीय मूल जो आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए हैं। इस प्रकार आज के वीडियो का समापन हुआ। आगे के करंट अफेयर्स की चर्चा हम अगले सप्ताह में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।